बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ख़ानदानी ज़राए बता रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म 1 माह के बाद वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि अभी रिस्क है। नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा। आखिर क्या वजह है कि इलाज की गर्ज से 4 बरस बाहर रहने के बाद अब तक नवाज शरीफ की वापसी पर सवालिया निशान है? वो कौन सी वजूहात और अवामिल हैं जो नवाज शरीफ की वापसी की राह में अभी भी रुकावट हैं? आइंदा इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर इलेक्शन कमीशन जवाब देने से आखिर गुरेज क्यों कर रहा है? क्या वाकई हल्का बंदियां इंतखाबात में ताखीर की बड़ी वजह बन सकती हैं? और क्या पीडीएम की हुकूमत के खात्मे के बाद अब पीटीआई पर दबाव और सियासी तनाव में कमी आएगी? और निगरान सेटअप मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटेगा? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, बतूल राजपूत साहिबा और हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। आगाज़ आपसे करूंगी रिजवान रजी साहब, क्या लगता है क्या वजूहात हैं जो अब तक नवाज शरीफ के वतन वापस आने का वक्त डिसाइड नहीं हो पा रहा है? जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो कहते हैं कि आइंदा माह वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रिस्क ज़ीरो होने तक नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन नहीं है। कौन सा रिस्क है अब भी? देखिए, बात यह है कि इस हवाले पे जितनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई है उतनी तो पाक इंडिया मैच के ऊपर स्पेकुलेशन नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आ रहे। उनके जहाँ पे उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ये सवाल करती पाई गई, वहाँ पे पीटीआई भी बड़ी बुलंद आहंगी के साथ करती पाई गई। लेकिन खाकसार ने भी इस प्रोग्राम के अंदर एक बात अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से 2 माह पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो कि तीसरे सीनियर मोस्ट जज जो हैं, तीसरे नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनके पास 5 जजेस के ख़िलाफ़ जो सिटिंग जजेस हैं, जिनमें से 4 सुप्रीम कोर्ट के हैं और 1 लाहौर हाई कोर्ट का है, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हैं वो उनको वेट करने और उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देने के लिए उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो शुनीद ज़ाहिर है कि वो 5 फिर हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकता है, तो हो सकता है कि उनकी रवानगी का भी इंतज़ार कर लिया जाए। एक ये भी उसके अंदर मुमकिनात हो सकती हैं। दूसरा जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस वक्त एक जो हमदर्दी की फ़िज़ा है जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के लिए, जो कि वो जेल में जाके हासिल कर रहे हैं। ये मैंने नाम लिया तो आपके चेहरे का रंग बदल गया। ठीक है, नहीं वो चलें, हम क्या देते हैं पीटीआई चेयरमैन के लिए नाम पे पाबंदी, वहाँ पे जाके पाबंदी जो है वो उनके नहीं, मैं तो पूरा नाम दिया करता हूँ। तो वो मेरा मतलब है वो एक हमदर्दी की फ़िज़ा है, तो उसको काउंटर करने के लिए वो भी वापस आके एक दफ़ा जेल जाना पसंद फरमाएं। ठीक है, और अब अभी केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब ने तो फरमा दिया, अनवार अल काकड़ साहब ने, कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जब वो आएंगे तो उन्हें वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हालांकि इस उम्र की ज़रूरत नहीं थी, वो अभी तक अदालत से एग्जॉनरेट तो नहीं हुए और उन्हें अपने आप को अदालत से एक क्लीन चिट तो चाहिए। तो मेरी जो राय है, मैं अभी तक उसी पे कायम हूँ कि इलेक्शन जब भी होने उससे ठीक 2 माह पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में होना है। तो अगर नवाज शरीफ साहब की आमद के अंदर ताख़ीर हो रही है तो इसका मतलब है कि इंतखाबात में भी ताख़ीर हो रही है या ताख़ीर होने जा रही है, जो कि हम सब के लिए एज ए नेशन तशवीश का बाइश होनी चाहिए। ठीक है जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, ये वैसे पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का पहला मरीज़ होगा जिसके पाकिस्तान में आने पर पाबंदी है। बाकी दुनिया के जिस मुल्क में चाहें वो छुट्टियां मना सकते हैं, सैर सपाटे कर सकते हैं, तफरी कर सकते हैं, खाने खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो वो बीमार हो जाएंगे। अब देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब कितने मासूम हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसका इशारा क्या है? इस्टेब्लिशमेंट उनको सर्टिफिकेट दे कि 0% उनका कोई चांस नहीं है उनको अरेस्ट करने का, उनको गिरफ्तार करने का, उनको जेल में डालने का, उनको मुकदमात का सामना करने का, उनको किसी अताब का निशाना बनाने के लिए 0% पहले गारंटी चाहिए। क्योंकि हजरत जो है वो डील मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं पाकिस्तानी सियासत में। तो वो जनाब वो कहाँ से आएगा 0% जो आपको गारंटी चाहिए उसकी बुनियाद पे, जो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आ सके। हालांकि जावेद लतीफ़ साहब 6 दफ़ा लेके आ गए और 6 दफ़ा वो चले भी गए। अब मसला ये है कि वो सियासत में कोई कुर्बानी तो नहीं देना चाहते, वो कोई जद्दोजहद तो नहीं करना चाहते,
वो कोई कैद व बंद की सोबतें तो नहीं बर्दाश्त करना चाहते। और ये जो अभी इन्होंने कहा कि मौजूदा निगरान वजीर आजम ने उनको कहा है कि वो वापस आए, उनको साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलेगा। अब कहीं उनको ट्रैप ना करवा दीजिएगा रिजवान रजी साहब, वो बेचारे इस जोम में वापस आ जाएं कि जनाब मुझे साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलेगा। यहाँ तो जो पिछला साबिक वजीर आजम है उसको भी प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, तो इसलिए उनको कहाँ से प्रोटोकॉल मिलना है। देखिए नवाज शरीफ साहब जो है, अब उनकी फोकस जो है वो उनकी बेटी है मरियम नवाज, वो उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको आगे देखना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने भी जो शानदार सियासत खेली है और जो धुआंधार इनिंग्स खेली है, उसमें उन्होंने अपने भाई को बहुत पीछे कर दिया है। अब वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अब देखिए ना माशाल्लाह, वो जो आप इश्तिहार देख रहे हैं उनकी कैंपेन का, उसमें आपको नवाज शरीफ का नाम नज़र नहीं आ रहा। फिर मरियम साहिबा जो अलहदा से कॉफ़ी कप निकालती हैं उसके मुताबिक चलेगा। फिर ये है कि जनाब वो तो कहते हैं कि मेरा भाई है, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसको आने के लिए तो कोई फैसिलिटेशन नहीं दी उन्होंने, कोई सहूलतकारी का रोल नहीं प्ले किया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ 30 साल की उनकी रफाकत है, उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा खेल नहीं खेला जिसके साथ नवाज शरीफ साहब वापस आते। वो क्यों आते? वो तो खुद अपने आप को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो कहाँ नवाज शरीफ साहब और कहाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के ऊपर। तो मेरा ख्याल है ये पहली जो पाकिस्तानी सियासत में है ना जी नवाज शरीफ साहब की, ये भी बरकरार रहेगी। और ये लिख ले, एक सेकंड में बात करो। इलेक्शन से 2 माह पहले जो रिजवान रजी साहब ने कहा है वो भी हम देख लेंगे कि वो 2 माह पहले आते हैं या नहीं आते हैं। यानी भी इंतखाबात भी मुबहिम नजर आ रहे हैं। देखिए ना, इंतखाबात तो खैर अब उसके पर क्या बात करें। ये बार बार यहाँ कहा जाता था इलेक्शन कमीशन एक बड़ा खुद मुख्तार इदारा है और बड़ा शफाफ इदारा है। आज जब उनसे इलेक्शन की डेट पूछी गई तो उन्होंने आए बाएं करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन की डेट कहां से आनी है और किसने देनी है। इलेक्शन कमीशन के बेचारे के पास क्या इख्तियारात हैं, उसको तो जो कहा जा रहा है उसी के मुताबिक कर रहे हैं। लंबा करना है तो लंबा कर देते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर देते हैं, खेल खेली जा रहे हैं। अच्छा। इलेक्शन को भी उन्होंने जिस तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मजाक बनाए थे, अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये भी इंतखाबात जो है यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की बेबसी हमें देखने को मिलेगी। सही है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ कानून साजी भी हो गई है, फिर नवाज शरीफ साहब को कहाँ खतरा महसूस हो रहा है और किस चीज़ को रिस्क कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? क्या कोई लीगल ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से वो अभी वापस नहीं आ रहे? सबसे बड़ी लीगल ऑब्स्टिकल ये है कि जब कोई आदमी एब्सकॉन्ड करता है या जब वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है या वो अदालत को मतलूब होता है, तो कोई भी रिलीफ लेने के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि उसे अदालत के सामने या अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करना पड़ता है। ये कानून का बुनियादी उसूल है। जहां तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के कानून में रद्दोबदल का सवाल है, जैसे कि एक बात ये कही जा रही है और किसी हद तक दुरुस्त है कि आइन और कानून में कहीं भी ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट नहीं है। मौजूदा जो हालिया कानून साजी की गई है वो बाई डिजाइन यूं लगता है जैसे उस मुद्दत को फिक्स किया गया है और वो है 5 साल। और अगर ये कानून फील्ड में रहता है और नाअहली की मुद्दत 5 साल तक मुकर्रर कर दी जाती है और उसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा यानी माजी से होगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब को इसका फायदा मिल सकता था, मगर सिर्फ वो उस सूरत में मिल सकता था जब वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो जजमेंट और उनकी ताहयात नाअहली का जो फैसला है उस पर वो नजरसानी की कोई दरख्वास्त दायर करते। लेकिन हालिया जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जजमेंट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स रिव्यू जो एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। इसके बाद ये जो कानून साजी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो पिछले फैसले हैं जो 184(3) के तहत हुए हैं उसमें भी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज जो है वो एक अपील जो है रिव्यू फाइल हो सकती थी और रिव्यू जो है उसका स्कोप भी अनलार्ज कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू सुनती तो उसमें सिर्फ नैरो नहीं था, यानी उसका स्कोप लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो तमाम चीजें रीहेयर की जाती जो अपील में की जाती है। इन अदर वर्ड्स, जिस कानून को कलअदम करार दिया गया है उसमें उसमें अपील का राइट भी इनडायरेक्टली दिया गया था रिव्यू के नाम पे। तो अब वो मामला भी जो है वो चूंकि इस वक्त नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि नाअहली का जो 5 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई है उसका बराह रास्त बगैर किसी अपील या बगैर किसी एडजुडिकेशन या बगैर किसी फोरम के नवाज शरीफ को उसका फायदा पहुंच सकता है। तो इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये नाअहली जो थी ताहयात ये गलत थी
और नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए होती है, जिसका इत्लाक नवाज शरीफ साहब पे नहीं होता। लेकिन ये तो है सिर्फ नाअहली की हद तक। लेकिन जहां तक उनके खिलाफ बाकी जो केसेस हैं उनको वेव ऑफ करने का, या उनके अंदर जो जो उनको जो अपीलें जो पेंडिंग थी और वो अदालत में इस वक्त मौजूद नहीं है और अदालत से एब्सकॉन्ड किया है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि कानून में ऐसे कॉन्विक्ट के लिए क्या क्या सहूलियात या उसको क्या क्या रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो उसकी जो बॉटम लाइन है वो मैंने आपको बता दी है कि उसके लिए उसे सरेंडर करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। बतौल ख्वाजा आसिफ ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि पहले नवाज शरीफ के साथ की गई ज्यादतियों का इजाला किया जाए, वो फिर वापस आएंगे। क्या मतलब लिया जाए इस स्टेटमेंट का? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 2017 में जिन्होंने उन्हें घर भेजा था उनका एहतसाब किया जाए? जी बेसिकली तो लगता ही है कि जैसे जी एक सियासी दी थी कि होगा फिर इंतखाब होगा, लेकिन हमने एग्जैक्टली नहीं देखा। जी आप कुछ कह रही हैं? जी 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 कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने कुछ अर्सा पहले एक जलसे में कहा था कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। ना उस तरह से हुआ जैसे होना चाहिए था, बल्कि कोर्ट में ये नैब की पोजीशन वाजे हो गई कि वो कैसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज होता हुआ इदारा है मौजूदा दौर में भी और पिछले दौर में भी। तो हमने उस तरह से एहतसाब देखा और ना ही इंतखाबात का कहीं कोई आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि एहतसाब के बाद ही नवाज शरीफ आएंगे, तो ये क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बड़ी अनक्लियर थी पहले दिन से नून लीग की। और ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये कहें कि कोई इनसिक्योरिटीज है खत्म हो जाना चाहिए, तो देखिए ये बहुत सादा सी बात है कि ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब अभी कबूल नहीं है एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, और नवाज शरीफ साहब को लगता है कि वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरे कॉलीग पहले जो बात कर रहे थे वो बहुत कन्विंसिंग बातें हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब चाहते नहीं है कि वो यहाँ आए और उनको लीगली कुछ एक्सरसाइज करनी पड़े, ऑल्दो वो क्रेडिट ले चुके हैं कि 100 या 200 दफा वो पेशियों में वो और उनके कॉलीग्स पेश होते रहे। लेकिन अभी लगता है कि नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहते वो यहाँ आए उन्हें किसी लीगल एक्सरसाइज का हिस्सा बनना पड़े। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक दो ऐसे एक्सरसाइजेस हैं अपील की जिसकी ऑलरेडी पीएमएलएन वो चांस है कि उसको एग्जॉस्ट कर चुकी है, पर्टिकुलरली 184(3) के हवाले से। और 184(3) के हवाले से भी जो उन्होंने कानून साजी की, वो भी उसकी टाइमिंग और उसकी पॉलिटिकिंग वो बिल्कुल पीएमएलएन के फेवर में जाती है। लेकिन जब आपके लीडर पाकिस्तान में ही नहीं है तो आपने करना क्या है ये रिफॉर्म्स लाके? आपकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे ये बात इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती कि जब तक नवाज शरीफ नहीं होंगे इंतखाब नहीं होगा। लेकिन ये बात मुझे जरूर समझ आती है कि नून लीग क्लियर नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है। मेरी आज भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब अब सहाफियों को प्राइवेटली बिठा के बड़ा सर्टेन रीजन देते हैं कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो सहाफी कन्विंस्ड हैं कि नवाज शरीफ साहब के ना आने की क्या वजह। देखिए वो दुबई तो जाते हैं, वो यूरोप भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह उनकी सेहत क्या सर्टेन रीजंस वो बता रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे वो वापस? हमसे भी शेयर कीजिए। आई थिंक दैट दे वेरी क्लियर कि वो एस्टैब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब कबूल हैं, नवाज शरीफ साहब कबूल नहीं है। इसी को वर्कआउट करने की कोशिश करी है नून लीग, और इसी को शायद पाकिस्तान में भी कुछ हल्के वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज अगर खुदा न खासा नवाज शरीफ साहब की सेहत इतनी बुरी होती तो बाकी जगह पे ट्रेवल ना कर रहे होते। तो ये बात बहुत सादा है। देखिए इलेक्शन को लेके तो नून लीग की कोई स्ट्रैटेजी रही नहीं है। अगर होती तो 14 मई वाली इतनी कंफ्यूजन ना होती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो आज कोर्ट में जवाब नहीं दे सका, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करना है। अगर इलेक्शन यानी फिर निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री पे उनके नाम पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस नाम पर इत्तेफाक नहीं था, तो जाहिर है फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये डिसाइड कर चुके हैं। तो रज़ी साहब क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ साहब को वाकई? जी मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है मैं इसको क्लेम कर सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को काकर साहब का नाम बिल्कुल कबूल था, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही थी कि वो चंद हल्कों को यहाँ पे कबूल नहीं। अच्छा रजी साहब कबूल था या नहीं था? मैं सुन नहीं पाया बतूल ने क्या फरमाया। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ को काकड़ का नाम कबूल था, काकड़ साहब का। देखिए काकड़ साहब वही है ना जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ से अभी कुछ दिन पहले ही जाके और मुलाकात की थी जाती उम्रा में, और उसकी वीडियोस जारी की गई थी, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो PMLN को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर जब जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में PMLN की हुकूमत ख़त्म की थी
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। तो उस वक्त भी काकड़ साहब जो थे वो PMLN की तरफ थे ना, उसके बाद फिर वो उन्होंने दूसरी तरफ का रुख फरमाया था जब हुआ था। यानी मुत्तफिक थे वो इस नाम पे? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। तो मेरा मतलब है कि ये तो PMLN। अच्छा चलें बताएं, शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है? मैंने शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी सर। उनके मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का इस नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो इत्तेफाक हो गया ना। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनकी पार्टी के अंदर मौजूद लोगों ने और उनकी पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों ने यक जुबान हो के जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद पेश की है, फवाद चौधरी से लेके और शाह महमूद कुरैशी तक, उस पे चले। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इत्मीनान की बात होनी चाहिए कि PTI ने इस नाम को कबूल कर लिया, बाकी जाए भाड़ में सर। अच्छा, मैं तो इस बात के ऊपर बड़ा खुश हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके कायद ने इसको कबूलियत, शर्फ कबूलियत बख्श दिया है, क्योंकि हर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है उसको PTI ने फड्डा डाला है। यानी कि डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी जो पहले भी PTI की हमायत किया करते थे, आज भी करते हैं। ये जो तनाव और दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, चलें ये बताते जाएं क्विकली, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई कमी आएगी? रजी साहब मुझसे पूछा जी किनको? रजी साहब, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशी खुशी मुबारकबाद दी है और वो उनका इत्तेफाक हो गया, आप इस बात से खुश हैं, तो मुझे ये बताएं कि उनको कोई रिलीफ भी मिलेगा? आप रिलीफ बता दीजिए, मतलब क्या रिलीफ चाहते हैं? सर ये जो दबाव है, सियासी तनाव, इसमें कोई कमी आएगी? देखिए, बात ये है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये तो कहा जा चुका है। यानी उस लिहाज से कोई रिलीफ इसके अलावा जो है वो रिलीफ मिल रहा है। देखिए, मुलाकात भी आज दूसरी मुलाकात हो गई है एक हफ्ते के अंदर बुशरा बीबी की, उन्हें कुरान भी पहुंचा दिया गया है जो रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मेरा मतलब है वो सारी चीजें रिलीफ तो मिल रहे हैं। अच्छा, 9 मई के अलावा सारे रिलीफ मिले। ठीक है जी। सलमान आवेद साहब, अब देखें ना, रिजवान रजी साहब कितने मासूम बन जाते हैं, कहते हैं कि 9 मई के अलावा बाकी सब जगह रिलीफ है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो 9 मई का रिलीफ भी मिल जाएगा मेरे भैया। कोई मसला है तो बता दें, बाकियों को मिला है और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, 9 मई के मामलात में एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ना जी, इसका मसला जबर की शादी का है, ठीक है ना। ये जबरी तौर पे शादी हुई है और ये सब लोग जबरी बुनियादों के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, सब साथ खड़े हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। आप शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? शाह महमूद कुरैशी हो या कोई भी हो, मैं तो नवाज शरीफ साहब की भी बात कर रहा हूँ। अभी ये कह रही हैं बतूल राजपूत साहब के नवाज शरीफ साहब का इत्तेफाक है, तो नवाज शरीफ साहब को कहें वहां से एक मुबारकबाद का मैसेज ही कर दें, ठीक है ना जी। जरा अपना इजहार फरमा दें। जरदारी साहब सुन तो ले, जरदारी साहब जो है वो भी दूसरी साइड पे चले सुन लेना यार रिजवान साहब। अब जरदारी साहब को भी कहें कि वो भी मुबारकबाद का मैसेज दे दें। वो खुर्शीद शाह ने बेचारे ने अपना एक थोड़ा सा बोला था, तो साथ ही उनको एक कॉल चली गई और उसके बाद वो सारा मामला रिजर्वेशन का सब पीछे चला गया और शाजिया मरी जो है वो आ गई और उन्होंने कहा नहीं हमारा तो कोई सब पे इत्तेफाक है, कोई इत्तेफाक ऐसा है ही नहीं कि जिसके ऊपर नहीं है। अब सबको पता है ना कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाए, ये कौन सी बात है। बाकी रहेगी, देखिए बात सिंपल सी है, कोई केयर टेकर जो भी आ जाए, पाकिस्तान में केयर टेकर कितने स्ट्रांग होते हैं ये आपको मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में केयर टेकर की हिस्ट्री क्या है और केयर टेकर कैसे आते हैं और कौन लाता है और क्या उनसे नताइज हमने लेने होते हैं, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जो केयर टेकर आए हैं ये भी वहीं पर, इनके फैसले भी वहीं पर होंगे ना जहां पे फैसले होते हैं। केयर टेकर है या अंडरटेकर? सर वो अंडरटेकर क्या, आपको किसने कह दिया कि हमारे यहाँ केयर टेकर बड़ा बाख्तियार होता है? कौन कहता है कि बाख्तियार होते हैं? वो ये सारे के सारे एक खास तरीके के साथ आते हैं। आज जो लाइन लगी हुई है इस्लामाबाद में केयर टेकर वुज़रा बनने की, वो सब इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना, इसी खेल के हिस्से के साथ आते हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली यहाँ पे आने वाली है और फिलहाल कोई इलेक्शन का आसार भी उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहे हैं। और ये केयर टेकर के बारे में इस्लामाबाद में तो ये खबरें हैं कि लंबे अरसे के लिए आई है, तो जरा लंबे अरसा चलने दे, बस दुआ करें कि ये ज़ियाउल-हक वाला लंबा अरसा ना हो जाए बस। ठीक है जी। बतूल, केयर टेकर या फिर अंडरटेकर? अच्छा सलमान आबिद साहब इज वेरी काइंड, लेकिन वो जिस तरह से बात करते हैं ना, दिल चाहता है कि कन्विंस हो ही जाए बंदा। अब क्यों नहीं नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दिया, ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है। लेकिन मेरा सलमान आबिद साहब, मैं आपको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज कितना डिस्क्रेडिट हो गई है। आई एम सॉरी, सही कह रही हैं, इतनी डिस्क्रेडिट। इसमें सॉरी की बात नहीं, मैं तो आपके मौक़िफ़ के साथ हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ खड़ी सबको पता है। I cannot dare to disagree with you, sir. I totally agree with you. But I'm just raising my point कि PMLN का आता केयर टेकर, तो वो क्या PMLN के सर्व ना करता इंटरेस्ट, पीपल्स पार्टी का आता तो उनके इंटरेस्ट सर्व ना करता।
और इंटरिम गवर्नमेंट की जो रिसेंटली जिस तरह की पावर्स को बढ़ाया गया है वो किसी को भी समझ आएगा कि क्या जरूरत है इतनी अनयूजुअल पावर्स देने की, कि अगर आप एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, आप IMF के साथ डीलिंग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको 2, 4, 5, 6 महीने के लिए नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि आप उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काकर साहब की एक फेवर बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह के सियासी हालात हैं, मीडिया पोलराइज्ड है, सहाफी पोलराइज्ड है, सॉरी सियासी जमातें पोलराइज्ड है, उसमें अगर एक ऐसा बंदा कहीं से ढूंढ के आप ले आए जो जिस पे किसी ने खुल के एतराज नहीं किया, तो एटलीस्ट उस पे शुक्र एक करें। बेटर चॉइस आप ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक है बतूल, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस करेंगे। आइंदा इंतखाबात कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन आखिर जवाब देने से गुरेज क्यों कर रहा है, इस पर बात करें। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में आज आम इंतखाबात कब होंगे के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक जो मामला है वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और दौरान समाअत जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है, तो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से गुरेज किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल कर ले। सवाल हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से गुरेज क्यों किया और क्या वाकई हल्का बंदियां इंतखाबात में ताखीर की बड़ी वजह बन सकती हैं। जी बतूल। देखिए, इसको थोड़ा टेक्निकली पहले देख लेते हैं कि जिस तरह की डिलिमिटेशंस होगी, इसका मतलब ये नहीं कि नई हल्का बंदियां इस तरीके से होंगी कि नए आपको हल्के देखने आए, बहुत माइनर चेंजेस इसमें आएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे मुल्क में हिस्टोरिकली भी रहा है कि चाहे छोटा मसला हो या बड़ा सियासी मसला हो, सियासी जमातों का जो इत्तफाक है, जैसे हमने रिसेंटली सिंध में भी देखा, उसको मेंटेन करना वो एक बड़ा मसला होता है। तो वो तो एक चीज है जो थोड़ा समझ में आती है कि हाँ वो ऐसी शायद मुश्किल आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इतना अनक्लियर जवाब देना, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। कवर दिलशाद साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अपेयर होते हैं, मेरे प्रोग्राम में भी, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है, चाहे कल इंतखाबात करवा ली, परसों इंतखाबात करवा ली। लेकिन अजीब बात है कि उनका जो नुमाइंदा है वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है। 14 मई वाला ये सारे हालात हमें पता है। पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी इनएबिलिटी शो की थी, हमारे पास पैसा नहीं है, सिक्योरिटी का इशू है, अब तो फंड्स भी हैं। तो एक वाजे, और हमने ये भी देखा कि पहले गवर्नर की कोर्ट में बॉल जारी है या सदर के साथ मुशावरत चल रही है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने कभी भी एक वाजे एज एन इंस्टीट्यूशन पोजीशन नहीं ली, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन अभी हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन करवाएगा, उसको पता है। तो जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब है कि दे आर वेटिंग फॉर सम सिग्नल, दे आर वेटिंग फॉर सम आंसर। अदरवाइज जो कंवर दिलशाद साहब हैं, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस पूरे मामले में, कुछ दिन पहले तक तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अजीब बात है कि जैसे निगरान सेटअप आया, इलेक्शन कमीशन के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। लेकिन डीलिमिटेशन के बाद ऐसे हल्के हरगिज नहीं बनेंगे कि बहुत वक्त लग जाए, वो इतना टेक्निकल हो जाए और उसमें चंद सियासी जमातें इत्तेफाक अगर नहीं भी करती तो उसमें आपको 3, 4, 5 माह चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि दे आर वेटिंग फॉर सम सिग्नल एज यूजुअल। अच्छा रज़ी साहब, जैसे भी बतूल ने बात की है, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी यही कहा। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देता है, क्या मामला है, क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन कहाँ गया था? किसी टीवी के प्रोग्राम में गया था उसका नुमाइंदा, या कोर्ट में चढ़ा था? वो कोर्ट में गया था ना। तो कोर्ट के अंदर बयान देने का एक अपना कॉन्सिक्वेंस होता है जब आप अदारे की नुमाइंदगी कर रहे हो। अच्छा, मैंने चूंकि कोई 2 दिहाइयों के करीब कोर्ट रिपोर्टिंग भी कर रखी है, तो जो साहब जो हैं बाहर बड़े बुलंद आहंग तरीके से बातें कर रहे होंगे, वो अदालत के सामने जाके नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोलने का एक अपना नतीजा होता है, एक अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन वो वहाँ पे गए हुए हैं ना, एज ए इंडिविजुअल तो नहीं गए हुए। तो वो जो मोहतरमा ने फरमाया कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार, वो साबिक ओहदेदार हैं, आजकल वो पंजाब के वजीर होते हैं, केयर टेकर मिनिस्टर होते हैं ठीक है, जिनका वो जिक्र फरमा रही हैं, और इसलिए वो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस हवाले से कोई गौर व फिक्र नहीं किया। दूसरी बात, ये मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को अल्हाम नहीं हुआ कि वो जब अदालत में जाएंगे तो अदालत उनसे ये सवाल पूछ सकती है। मामला कोई और था, ज़ाहिर है वो उसकी तैयारी करके गए होंगे और उसके रिलेटेड जवाब दे रहे होंगे। ये एक्सटेम्पोर ही चीफ साहब ने पूछ लिया। वैसे ही यहाँ पे एक्सटेम्पोर जो है वो CCPO लाहौर की तकर्री के दौरान मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी इल्हाम हो सकता है,
और वो केस बना के जनाब वो इलेक्शन का कि इलेक्शन वक्त पे करवाए जाएं, वहां पे भी पूछा जा सकता है। हमारी अदलिया की तारीख तो इससे भरी पड़ी है कि जो केस सामने पड़ा हुआ है उससे उछल के हम जाके छत को लगें या आसमान को लगें और एक नया इशू क्रिएट कर दें, तो वो तो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर एक पहलू मौजूद है। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये केस जेरे समात नहीं था। अच्छा, ये नहीं आपके लिए ये सरप्राइजिंग नहीं था केस कि जेरे कोई जवाब समात नहीं था कि इलेक्शन कब होना है। ये जज साहब के ख्याले नागहां के अंदर एक नागहानी बात उभर आई और उन्होंने पूछ ली, नहीं, और हल्का जाहिर है कि बंदियों के हवाले सामने से एक सवाल। जिम्मेदार शख्स खड़ा था, सामने एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स खड़ा था, उसने स्टेटमेंट नहीं देनी थी, कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी थी। बहुत अच्छा किया उन्होंने, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कल को केयरटेकर गवर्नमेंट के खास तौर पे और अमूमी तौर पे इलेक्शन कमीशन के गाटे फिट हो जानी थी कि ये तो जनाब आपने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। उन्होंने कहा जी मेरे पास इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई हदायत नहीं है। उन्हें यही कहना चाहिए था, नेचुरली यही बनता था। अब आप इसको जो मानी पहनाना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अलहामी फरिश्ता जो है जिसने चीफ जस्टिस साहब के ज़हन के अंदर ये सवाल लागू किया है, आपसे मेरी गुजारिश है कि उसकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के जहन के ऊपर भी लगवा दीजिए, ताकि उन्हें भी इल्हाम हो जाए कि ये इल्हाम हो जाए कि ये इलेक्शन कमीशन साहब सवाल पूछेंगे और मैं मुतल्लिका अथॉरिटीज से इस पे डायरेक्शन लेके जाऊं। इस वक्त तो सारी कौम को इल्हाम हो रहा है, हर एक के जहन में यही सवाल है। बताएं, आपके जहन में ये सवाल नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं? लेकिन आप उसको प्रॉपर फोरम पे पूछिए ना। लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड। हमें ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन वो इजलास बुलाए जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। वो इजलास ही नहीं हुआ जिसके अंदर पूरे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बैठे। इलेक्शन की तारीख तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी नहीं हुई है 8 अक्टूबर। वो तो 14 मई हो गई ना जी। अच्छा, नहीं वो उसके 14 बाद मई है। 8 अक्टूबर एक सेकंड रिजवान अजीज साहब को जरा बता दूं, 8 अक्टूबर की एक डेट जो है, चले बतूल साहब बात कर लें, फिर मैं बतूल आप ऐड कीजिए। नहीं, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, मुझे बस एक जुमला बोलना है कि अगर डीलिमिटेशन के हवाले से केस सुना जा रहा है तो उसमें इलेक्शन की बात क्यों नहीं हो सकती? और आप इलेक्शन के नुमाइंदे हैं, आपसे कभी भी कोई भी इलेक्शन के बारे में बात करें और आप अपने कंधे उचका दें कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि ही लिटरली रिस्पोंडेड दैट लाइक दिस, आई डोंट नो। तो क्यों भाई, आप एक ओहदेदार हैं, आपके पास कोई रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं है देने के लिए? आपको कॉन्फिडेंस लेवल है? तो डीलिमिटेशन के हवाले से केस था, सवाल इररिलेवेंट जरूर हो सकता है लेकिन इतना बुरा नहीं था कि उसका जवाब ही देना पसंद ना किया जाए। और ये हरगिज जवाब नहीं दिया गया जी, मैं पूछ के बताऊंगी, लिटरली कंधे उचकाए गए हैं एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। जवाब होगा तो जवाब देंगे बतूल। एक बात करना चाहता हूं, हजरत रिजवान रजीज साहब जो है ना, एक 8 अक्टूबर की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, और बाकायदा ऐलान किया था कि 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। जी हाँ। क्या उससे इनकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने आज तक? हमें तो यही पता है कि आखिरी जो डेट अनाउंस की है इलेक्शन कमीशन ने वो 8 अक्टूबर की अनाउंस की हुई है। तो कैसे कहते हैं कि आपको इलेक्शन कमीशन को डेट का नहीं पता? इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अनाउंस किया, भाई मैंने तो नहीं अनाउंस किया 8 अक्टूबर की डेट, और उसको डिनाई भी नहीं किया आज तक। लेकिन मसला यह है कि ये जब आप इदारों को सियासी बुनियादों पर चलाएंगे तो वो 14 मई हो या 8 अक्टूबर हो, खेल तो आपने सियासत का करना है ना, या 9 मई हो। और सर सुन तो ले, अब खेल तो सियासत का ही करना है ना आपने। अभी आपने डीजी साहब की हमायत में इतना शानदार कसीदा पढ़ा है, तो जरा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कसीदा भी पढ़ लेना कि जिन्होंने डेट दी थी 8 अक्टूबर की। इस पे मुझे जवाब देने का हक देना है आपने। यार मुझे पहले बात आप हमेशा इनको मेरे बात बुलवाती हैं और मुझे जवाब का हक नहीं देती। आपने इसका हक देना है। वो 8 अक्टूबर की डेट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दी थी, ये भी तो पूरा बोले ना। अब जरा तो पूरा बोले ना। अब आपने कह दिया, साहब आपने कह दिया, और यार जरा होश तो कर ले। जी जी, आप तो सुने ना, फिर वो डेट नहीं मानी। भाई सुन तो ले यार, सलमान साहब बात मुकम्मल करते हैं, उसके बाद रजीज साहब आपको बात यह है कि 8 अक्टूबर की जो डेट दी थी, आज तक अगर कोई रिकॉर्ड का ये हिस्सा है कि जरा उसको तस्लीम नहीं किया गया तो मुझे बता दे। भाई बात यह है, उसके बाद तो गुफ्तगू ही नहीं हुई 8 अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर। और आज आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो कस्टोडियन है इलेक्शन का, प्राइम मिनिस्टर जो है साबिक बड़े शानदार तरीके से कह दे कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अच्छा, इधर से जो मौजूदा निगरान वजीर आजम आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। और भाई इलेक्शन कमीशन को भी बता दें कि फैसला किसने करना है। वो तो कहीं और देख रहा है, वो तो कहीं और से मशवरा लेगा, उसको तो कहीं और से इजाजतनामा मिलेगा, पर्ची मिलेगी, तब वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा ना। तो सवाल ये है कि आपने इस मुल्क में आइन का मजाक बनाना बनाए, क्योंकि ये कोई नई चीज तो नहीं है, कोई पहली दफा थोड़ी हो रही है। हम तो, हमारी तो पूरी तारीख भरी हुई है। आपको जुडिशरी की तारीख तो याद है, इलेक्शन कमीशन की तारीख याद नहीं है।
माशाल्लाह आज तक कोई ऐसा इलेक्शन करवा दिया हो जिसके ऊपर कौम का इत्तेफाक हो? मुझे बता दें, आप बता दें कोई एक इलेक्शन बताएं कि जिसके ऊपर कौम का इत्तेफाक है कि यार ये फेयर इलेक्शन थे, बाकी सारे जो है ना झल्लू इलेक्शन थे। सवाल ये है कि हमारे यहाँ आज के दिन तक आपको पता ही नहीं है, आपसे कोई सवाल करे तो आपको बुरा लगता है, आपको फिर उसके बाद जोश आ जाता है। और भाई बात ये है कि इलेक्शन जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो जिस दिन केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब आप उससे इंहराफ करना चाहते हैं तो करें, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें आइन को या कानून की हुक्मरानी छोड़ दें। ये कौन सी बातें हैं? जब दिल करेगा, जब किसी का सियासी बंदोबस्त हो जाएगा तो इलेक्शन भी करवा लीजिएगा, क्या मसला है? अभी कौन सी जल्दी है आपको इलेक्शन करवाने की? और फिर आप हम उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हक में बयान देना शुरू कर दें कि जी वो इजलास बुलाएगा, पहले वो फैसला करेगा। तो पहले जो फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने उस पर कितना अमल किया है? ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाएंगे। जवाब देने से गुरेज किया इस सवाल पर कि आम इंतखाबात कब होंगे। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, रजी साहब ये कहते हैं कि सवाल ही इररेलेवेंट था, जबकि बतूल साहिबा ये कहती हैं कि इररेलेवेंट जरूर था लेकिन इतना बुरा नहीं था कि उसका जवाब ना दिया जाता। और सलमान आबिद साहब ये कहते हैं कि जवाब तब देगा इलेक्शन कमीशन जब उन्हें खुद मालूम होगा। आप क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल में जी उस इलेक्शन कमीशन के लिए इस सवाल का जवाब देना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बगैर कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन जवाब देना जो था वो शायद मुमकिन नहीं था। और उसकी कानूनी और आईनी जो वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है उसको दो तरह के इख्तियारात हैं। एक ये कि इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन का इख्तियार रखता है और दूसरा जो ड्यूटी और फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का वो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स, यानी इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी। अब इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी सेक्शन 7 जो है वो उसकी सब क्लॉज 1 ये कहती है कि ये इख्तियार यानी डीलिमिटेशन का इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन जो है वो डीलिमिटेशन करेगा। और सेक्शन 7 की सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहती है, बड़ा क्लियरली ये कहती है, और उसमें लफ्ज यूज हुआ है शेल का, और वो ये कहती है कि आफ्टर एवरी सेंसस द इलेक्शन कमीशन शेल डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि आइन और कानून की मैंडेट जो दिया है इस प्रोविजन के तहत वो ये है, और ये कमांड है कानून की कि अगर सेंसस होगा तो सेंसस के बाद जो है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इलेक्शन कमीशन की कि वो डीलिमिटेशन जो है उसको वो कंडक्ट करेगी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिसर जो है या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पोजीशन में था इन कवानीन की मौजूदगी में कि वो आउटराइटली अदालत के अंदर ये बयान दे कि हम इलेक्शन करवाएंगे और इस तारीख को या इस मुद्दत के अंदर हम करवाएंगे। क्योंकि अगर वो इस तरह को कोई बयान दें तो फिर वो बयान रिकॉर्ड पर अगर आ जाए तो फिर जैसा कि रिजवान रजी साहब ने पॉइंट आउट किया कि वो अदालत की ऑर्डर शीट का हिस्सा बन जाता है। और वो तस्वर की जाएगी अंडरटेकिंग, और अगर उस अंडरटेकिंग को किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर कोई भी शहरी उठ के दरखास्त दे दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो आइन और कानून के मुताबिक ऐसी किसी अंडरटेकिंग को पूरा न करना या उसको वायलेट करना जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। लिहाजा इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होने चाहिए, इलेक्शन आइन की कमांड है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर उनका इनेकाद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने प्रोविजंस आपको की हैं, इंडिकेट की हैं, वो भी अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। मुदस्सिर अब्बासी साहब की इस बयान के बाद मैं समझता हूं कि जो बात मैं नहीं कह पाया था वो उन्होंने फरमा दी है। उसके बाद कोई बात कहने का कोई बनता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस पे बात कर दूं। मुदस्सिर अब्बासी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो कहा था ना 8 अक्टूबर की डेट दी थी, वो भी कोर्ट के अंदर दी थी, ये बात याद रखिएगा। फिर वो भी उसी तरीके से अगर आप कहते हैं ना कोर्ट के अंदर जो कहीं भी बात है तो वो तो कही हुई है, 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है इलेक्शन कमीशन। देखिए तो फिर इसके खिलाफ यही तो बात, अगर इलेक्शन कमीशन को स्टेटमेंट देता है कि हम इस तारीख तक इलेक्शन का इनेकाद कर देंगे और वो उसको अगर कंप्लाई नहीं करता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है, मैं भी ये कह रहा हूं 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है। 8 अक्टूबर की डेट के बाद 14 अप्रैल का इलेक्शन करवाने का ऑर्डर आ गया था। इसका मतलब है कि 8 अक्टूबर की डेट
अदालत ने कबूल नहीं की थी। मैं आपसे फिर ये अब वजाहत इसके कर दूं, ये ऊपर मैं वजाहत कर दूं। किए जाना, अच्छा, किए चलिए, जाना, अब सुनिए। ये बहुत गलत बात अच्छा, है। अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए, आप 4 दफा इस मौजू पे बोले और 4 दफा मुझे राइट नहीं दिया गया। चुप तो करें, सुन तो ले। 8 अक्टूबर की डेट सजेस्टिव डेट जो थी वो इलेक्शन कमीशन से इसी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उन्होंने वो डेट उठा के बाहर मारी थी और 14 मई वाले इलेक्शन, 14 अप्रैल वाले इलेक्शन का फैसला दे दिया था। इसका मतलब है कि वो 8 अक्टूबर वाली डेट फील्ड में नहीं है, क्योंकि उसे ओवर रूल कर दिया गया था। डेट है अगर वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने वाली डेट मैदान में होती तो फिर वो अप्रैल वाला फैसला ना आता मेरे भाई, तो वो आ गया, तो वो डेट अब ओवर रूल हो गई। अब बार बार उसको दोहराए जाना और अपना वो तरीके कार जो है जिसके मुताबिक के एक बात को बार बार करो, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? करते हैं, आप भी तो वही कुछ कर रहे हैं ना, सुन लीजिए ना, आप भी तो वही कुछ कर रहे हैं ना। यहाँ पे प्रोग्राम करके हमें उठे तो पता चला कि एक लड़का जो था वो रिहा होके आया, उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, वो जनाब 48 घंटे बाद फौत हो गया। साइबर क्राइम के अंदर बकायदा पंजाब पुलिस ने दरखास्त दे दी है कि ये जालसाजी जो की गई है जिन अकाउंट से उनका मकू ठापा जाए। खुदा का खौफ किया। 4 डेड बॉडी की तस्वीरें इन्होंने शेयर की है ये कह के कि ये उसका बाप था। 4 डेड बॉडी की तस्वीरें, खुदा का खौफ करेगा। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को लेके बड़े जज्बाती हो रहे हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को लेके। कुछ माह पहले तक तो आप हम सब इस बहस में खोए हुए थे कि डेट देना जिम्मेदारी किसकी है। कम ऑन, सीरियसली पॉइंट गवर्नर ने दी है, बिल्कुल ने देनी है, इलेक्शन देनी है। तब इलेक्शन कमीशन किधर था जो खुद उठ के बोल नहीं सकता था कि आएंगे मैं सिर्फ एक मेरी जिम्मेदारी जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, बतूल साहब ठहर जाए। अभी जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेशन होगी ना, यही इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर मैं रिजवान अजीज साहब से पूछूंगा कि इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा था। जब करेंगे मैं आपके साथ हूँ। नहीं, आप भी होंगे ना साथ, आप 14 मई को भी साथ नहीं थे। आपके साथ आप कैसे होंगे? 9 को मैं आपके साथ नहीं था, ये रिकॉर्ड पे रहे, मैं 9 मई को इनके साथ नहीं था। हमारा कोर्ट पास क्यों नहीं गया? तो इलेक्शन कमीशन हैज प्लेड पॉलिटिक्स इन प्रीवियस मंथ्स, हमें वो बोलना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने तब तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोला कि डेट देना मेरी जिम्मेदारी, और आज उनको अपनी लीगल पोजीशन का ख्याल आ गया कि अगर हम डेट दे देंगे या कोई ऐसी मुनासिब स्टेटमेंट दे देंगे जिससे मजीद कंफ्यूजन ना आए और या कंधे उचका देने से हमें मजीद कंफ्यूजन नहीं फैलानी चाहिए और हमें चुप रहना चाहिए, तो इतना ख्याल आपने तब क्यों नहीं किया? आप तब बजाय कि इधर उधर लेटर लिखते रहते और मुशावरत आपको नहीं पता था कि आपने गवर्नर से खुद करनी है, गवर्नर ने आपको लेटर लिखना है, आपने सदर को पहले लिखना है? ये डिबेट आपने छेड़ने ही क्यों दी? आई थिंक वी शुड मूव। आलिया कानून साजी के बाद तो मेरे से बात बड़ी क्लियर होगी कि आप आलिया कानून साजी बिल्कुल ठीक है मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब कि ये इलेक्शन की तारीख देना जो है वो अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और वो कंसल्टेशन जो सदर से करनी थी वो अब जरूरी नहीं है। हमारे पास कम है, मैं इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से सरे राह चलते हुए डेट नहीं देता, जाहिर है उसके लिए उसका इजलास होता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप ये बात कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अभी हम बात करते हैं निगरान सेटअप के चैलेंजेस के हवाले से भी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत का होगा निगरान सेटअप के लिए। तो सवाल हमारा ये है कि बिगड़ती मईशत को निगरान सेटअप क्या संभाल पाएगा? क्योंकि अब से जो पिछली हुकूमत थी वो सारा मलबा डाल रही थी पीटीआई की हुकूमत पे, जो पीटीआई की हुकूमत थी वो उससे पिछली हुकूमत पर मलबा डाल रही थी। तो अब क्या जो निगरान सेटअप है वो भी ये जो बिगड़ती मईशत और ये महंगाई है इसका मलबा पिछली हुकूमत पर डालेगा या फिर कुछ करेगा भी? जी रजी साहब। मुझे बड़ी हैरत सर 30 सेकंड्स। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने बिल्कुल वही बात कही है जो कि एस्टेब्लिशमेंट सुनना चाह रही है। निगरान सेटअप का मैंडेट ये कहां से हो गया कि वो मईशत दुरुस्त करेगा? निगरान सेटअप का वाहिद मकसद है वो इलेक्शन करवाए वक्त पे और अपने घर जाए। सर उनको बाइख्तियार बनाया गया है। उन्होंने पहला इजलास बुलाया है इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर, और इजलास के अंदर माशाल्लाह वो लोग शरीक हैं पीडीएम की हुकूमत ने बाइख्तियार निगरान सेटअप करके जा रही है, जो कि डॉलर की स्पेकुलेशन के अंदर गोडे गोडे खुबे हुए हैं। वो लोग वफाकी काबीना का हिस्सा हैं और मौसूफ के दाएं बाएं बैठे हुए थे और वो मईशत का इजलास कर रहे थे। अच्छा। जो कि उनके मैंडेट में नहीं है। चले वक्त कम है जी। सलमान आबिद साहब, बात यह है कि जिसके पास मैंडेट था उसने मईशत का क्या जनाजा निकाला और निगरानों से क्या तवक्को कर रहे हैं? बात यह है कि अभी आप कह रहे हैं कि उनका तो मैंडेट इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन कराने के लिए आए नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको। बिल्कुल ठीक है जी। बतूल लास्ट देखिए आपकी तरसीलात, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई है, आपका डॉलर 302 पे पहुंच गया इंटरबैंक मार्केट में, और दूसरी मार्केट ओपन मार्केट में तवाज़ुन बरकरार नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपने जो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमी है इसको कंटिन्यू करके आपने कौन से अपने अखराजात कम करने हैं। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो है निगरान
करेंगे, लेट्स सी। ठीक है मुदस्सिर साहब 30 सेकंड्स है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की टीम जो है वो अपनी बनाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब यूं महसूस होता है कि अगर जो टीम है वो कोई ऐसी हो। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वजीर खजाना कौन होंगे इस चीज पर भी डिपेंड करता है। खजाना के अलावा जी ठीक है, जिस तरह के बिल्कुल ठीक है, टीम पर डिपेंड के वाकई मशत बिगड़ती है, संभलती है या फिर वेंटिलेटर पर ही लगी रहेगी इस मुल्क की मशत। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।